वर्ल्ड वॉर वन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहली वर्ल्ड वॉर थी या फिर पहला विश्व युद्ध था, वो शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को, जो कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि लड़ा गया था बिटवीन टू कोलिजन। कोलिजन क्या होती है? कोलिजन वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती है जो एक दूसरी कंट्री के खिलाफ जंग छेड़ती है या फिर जंग करती है। तो यहाँ पे हमने कोलिजन समझ लिया है। तो उस टाइम दो कोलिजन थे जिनका नाम था एलाइज और सेंट्रल पावर्स। जो मेन एलाइड पावर्स थे वो थे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। और इटली जो था उसने बाद में ज्वाइन करा था एलाइड पावर्स, पहले वो सेंट्रल पावर का मेंबर था। जो मेन सेंट्रल पावर्स थे वो था जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और बल्गेरिया। जो ये बहुत ही बड़ी जंग थी और इसमें करीब दोनों साइड से बहुत ही भारी नुकसान हुआ था। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो एलाइड पावर्स थे उनके करीब 9 मिलियन लोग मरे थे और जो सेंट्रल पावर्स थे उनके 8 मिलियन लोग मरे थे और टोटल करें तो और 23 मिलियन वाउंडेड थे। जो ये जंग थी वो मेजर फैक्टर थी 1918 में फॉर स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक के लिए, जिसके बारे में हम कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ये जो जंग थी इसमें न्यूमरस डेथ हुई थी कॉजिंग जेनोसाइड। एक जेनोसाइड क्या होता है उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब ये जानते हैं ये वॉर शुरू कैसे हुई। तो उस टाइम जो डिप्लोमेटिक टेंशंस थे यूरोपियन ग्रेट पावर्स में, वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे रीच हो गई थी 28 जून 1914 को, जब एक बॉस्नियन सर्ब जिसका नाम होता है गैवरीलो प्रिंसिप, वो गोली मार देता है आर्च ड्यूक फ्रांस फर्दिनांड को, जो कि हायर था ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन का। ऑस्ट्रो हंगरी सर्बिया को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा देता है, जो क्योंकि वो जो बंदा था वो एक बॉस्नियन सर्ब था। अब उसने गोली क्यों मारी? उसने गोली इसलिए मारी क्योंकि उस टाइम जो सर्बिया था वो हर्ज़ोगोविना और बोस्निया को आजादी दिलवाना चाहता था ऑस्ट्रो हंगेरियन से। ये जो बॉस्नियन सर्ब था गैवरीलो प्रिंसिप, ये कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं था, पर तब भी ये था तो सर्बियन ना। और उस टाइम जो सर्बिया की गवर्नमेंट थी वो खुद लोगों में प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि बॉस्निया और हेर्ज़ोगोविना को आजादी मिलनी चाहिए। तो इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ऑन 28 जुलाई 1914, डेट याद रखना। पर रशिया जो था वो सर्बिया के डिफेंस में आता है क्योंकि सर्बिया एक छोटा देश था और सर्वाइव नहीं कर पाता और रशिया सर्बिया का दोस्त था। 4 अगस्त जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रो हंगेरियन की साइड चला जाता है और जो फ्रांस, ब्रिटेन थे वो ये सर्बिया की तरफ चले जाते हैं। ओटोमन एम्पायर भी ज्वाइन करता है नवंबर को सेम ईयर में और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन की तरफ चल जाते हैं। तो फिर ये दो कोएलिशन फॉर्म होती है, एलाइड और सेंट्रल पावर्स। तो जर्मनी की जो स्ट्रेटेजी थी वो थी कि वो पहले फ्रांस को डिफीट करेंगे क्योंकि फ्रांस उनका नेबरिंग कंट्री था। रशिया भी था लेकिन रशिया बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। उस टाइम रशिया का नाम रशियन एम्पायर था। रशिया उस टाइम एक एम्पायर था। फ्रांस को डिफीट करने के बाद वो रशियन फ्रंट पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि रशियन फ्रंट पे तो वॉर चलेगी ना, वॉर तो दोनों साइड से चलेगी। बस उनका पहला मोटिव था फ्रांस को कैप्चर करना, देन रशिया को कैप्चर करना, पर ये फेल हो जाता है। और बाय द एंड ऑफ 1914 जो वेस्टर्न फ्रंट था, जो फ्रांस वाला फ्रंट था जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, वो बहुत ही ज्यादा लाइन ऑफ ट्रेंच, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंच बने होते हैं फ्रॉम स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंग्लिश चैनल, यानी कि आप मान सकते ब्रिटेनी टू स्विट्जरलैंड ट्रेंचेस ही ट्रेंचेस थी क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में डिफेंस लाइन थी और वॉर चल रही थी बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। जो ईस्टर्न फ्रंट है वो डायनामिक था, पर दोनों में से किसी भी साइड को कोई डिसीजिव एडवांटेज नहीं मिला, पर उल्टा एक बहुत ही कॉस्टली ऑफेंसिव देखने को मिला। जैसे जैसे वॉर मोर फ्रंट्स पे एक्सपेंड होती गई वैसे वैसे दूसरे देश ज्वाइन करते रहे। 1915 में बल्गेरिया, इटली, रोमानिया, ग्रीस इस जंग को ज्वाइन कर लेते हैं। जंग को खत्म होने से एक साल पहले इन अर्ली 1917 जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो भी वॉर को ज्वाइन कर लेता है ऑन दी एलाइड साइड। वो ज्वाइन इसलिए करता है क्योंकि जो जर्मनी था वो मैक्सिको को एक रिक्वेस्ट भेजते है कि वो सेंट्रल पावर की तरफ से लड़े और यूएस को इन्वेड करना शुरू करे। और वैसे भी यूएस और जर्मन एम्पायर के टेंशन उस टाइम अच्छे नहीं थे। पर इन द सेम ईयर रशियन एम्पायर एक जंग भी लड़ रहा था और वहाँ पे रेवोल्यूशन भी पीक पे था, जो कि था अक्टूबर रेवोल्यूशन। बोल्शेविक्स ने पूरे रशियन एम्पायर में अपना पावर जमा लिया था और वो रशियन मोनार्की को थ्रो करने वाले थे।
रशियन एम्पायर से। तो रशिया था मिडल पावर के साथ पीस मेंटेन कर लेता है, एक पीस ट्रीटी साइन कर लेता है। फिर अर्ली 1918 में जर्मनी एक ऑफेंसिव लॉन्च करता है ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, जिसमें वो फेल हो जाता है और सक्सेसफुली जो जर्मन आर्मी थी वो एग्जॉस्टेड हो जाती है और डीमोरलाइज्ड हो जाती है और एक सक्सेसफुल एलाइड काउंटर ऑफेंसिव इसी साल में जर्मन एम्पायर का कोलैप्स तय कर देता है। बाय द एंड ऑफ 1918 जो बुल्गारिया और द ओटोमन एम्पायर था और ऑस्ट्रिया हंगेरी एग्री करते हैं आर्मिस्टिक्स विद एलाइज, एक ट्रीटी विद एलाइज, लीविंग जर्मनी आइसोलेटेड। मतलब अब ये जो बुल्गारिया, ओटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरी थे वो नहीं लड़ेंगे एलाइज से, सिर्फ जर्मनी अकेले लड़ रहा था। जर्मनी में पहले से ही रेवोल्यूशन हो रहा था और जो काइजर विलियम II की आर्मी थी वो वर्ज पे थी ऑफ म्यूटिनी, एब्डिकेटेड ऑन 9 नवंबर। ये जो फाइटिंग थी वो एंड होती है आर्मिस्टिस ऑफ 11 नवंबर 1918 while the subsequent Paris Peace Conference imposed various settlements on the defeated powers। तो एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है द वेरियस सेटलमेंट्स डिफीटेड पावर्स के लिए, जैसे कि हम ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस भी कहते हैं, जो डिसल्यूजन था बिटवीन रशिया, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन एम्पायर, वो रिजल्ट करता है क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में इनका बंटवारा हो जाता है। अब रशिया तो एलाइड साइड पे था, फिर उसका बंटवारा क्यों हुआ? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अक्टूबर रेवोल्यूशन के वजह से। और ये जो न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो थे पोलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। अब मैं बताता हूँ, जो पोलैंड था वो था जर्मनी और रशिया, फिनलैंड रशिया से ब्रेक डाउन हुआ था, चेकोस्लोवाकिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से ब्रेक डाउन हुआ था और यूगोस्लाविया भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से ब्रेक डाउन हुआ था, क्योंकि पोस्ट पर इंस्टेबिलिटी कर देता है। पर यही पेरिस कॉन्फ्रेंस या फिर ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस कंट्रीब्यूट करते हैं आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर II, दूसरा विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध में इतने लोग मारे जा चुके थे, पर अब दूसरा विश्व युद्ध भी होता है सितंबर 1939 में, जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले विश्व युद्ध के दौरान जो नई टेक्नोलॉजीज भी बहुत उभर के आई थी, जैसे उस टाइम नई स्ट्रॉन्ग कार्स बनने लगी थी और सबसे ज्यादा अनोखी चीज टैंक। उस टाइम के लिए जब जर्मनी ने वेरदुन पर अटैक करा था तो फ्रेंच टैंक्स ने 1914 में जर्मन आर्मी पर हमला करा था। उस टाइम जो जर्मन आर्मी थी वो अनअवेयर थी कि ये टैंक होता क्या है। जर्मन आर्मी के लिए ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज थी कि जब वो ट्रेंच में लड़ रहे होंगे उनके लिए ये लगा होगा कि एक बड़ा सा मेटल का बॉक्स जिसपे बहुत सारी बड़ी बड़ी गन्स लगी है वो उनकी तरफ बढ़ रहा है और ये टैंक बेरहमी से जर्मन लोगों को कुचल के चला गया। जंग में वैसे कोई बेरहम नहीं होता। जब जर्मनी ने सिर्फ 20 टैंक प्रोड्यूस करे थे, जब जंग खत्म होने वाली थी, इन टैंक्स को कहते थे A7V। ये वन ऑफ द रियरेस्ट टैंकर, बहुत ह्यूज और बड़ा स्लो मूविंग टैंक है। पर उस टाइम जो टैंक को तोड़ने का कुछ उपाय ही नहीं था, टैंक को तोड़ा नहीं जा सकता था। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई उसके बाद एक सॉल्यूशन निकला, एक एंटी टैंक बॉम्ब निकाला गया जो कि ग्रेनेड की तरह काम करेगा, जिसको आप अगर टैंक पे फेंकोगे तो टैंक फूट जाएगा। तो बहुत सारे क्रेजी इन्वेंशंस भी हुए वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, जिस सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। पहले विश्व युद्ध के दौरान जमीन में गड्ढा खोदा जाता था जहाँ पे सोल्जर्स को बहुत दिनों तक रहना पड़ता था। इन्हें कहते थे ट्रेंचेस। इन ट्रेंचेस का काम ये होता था, ये मतलब बॉर्डर पे एज अ डिफेंस लाइन होता था जिसके अंदर सोल्जर्स छुप के फायरिंग कर सकते थे। ट्रेंच को तोड़ने के लिए बहुत दिन लग जाते थे, कभी कभी महीनों भी लग जाते थे। पर ट्रेंच में सरवाइव करने के लिए सबसे बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रेंच में कीड़े आ सकते थे, सांप आ सकते थे, क्योंकि मिट्टी खोद कर अंदर बनाए जा रहे ना। हालांकि जो ब्रिटिश ट्रेंचेस थे वो सिर्फ लकड़ी से कवर होते थे साइड से, लेकिन जो जर्मन ट्रेंचेस थे उनमें लाइट भी होती थी, कुछ में लाइट्स भी होती थी, अच्छे से वो मेटल से कवर होते थे। जर्मन ट्रेंचेस जो थे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के थे। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंच की फोटो दिखाता हूँ। ट्रेंचेस जो थे पूरे वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुए थे और बहुत ही एफिशिएंट थे। एक ट्रेंच को तोड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजी से सोल्जर्स को अटैक करना पड़ता था, क्योंकि ये जो ट्रेंचेस के अंदर छुपे हुए सोल्जर्स थे कि उन्हें स्नाइपर से मार देते थे, स्नाइपिंग करके गन से। तो ट्रेंचेस भी वॉर में बहुत ही एफिशिएंटली यूज करी गई थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 को द ब्लडी ट्रेंच वॉर भी कहा जाता है। पहले विश्व युद्ध में बहुत सारे जो ट्रेंचेस थे उसमें जो सोल्जर्स छुप के गोलियां चलाते थे, उन्हें मारने के लिए भी एक उपाय था। ये ट्रेंचेस में गैस फेंक देते थे, जिसकी वजह से सोल्जर्स को सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन इसके लिए गैस मास्क बनाया गया था। और इसी जहरीली गैस का यूज नाजीज ने वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूज को टॉर्चर करने के लिए करा था। बाय गाइस।